आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 10वीं क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस पेपर जारी किए हैं, जो कि दो प्रैक्टिस पेपर हैं, कोड ए और कोड बी। इसमें से कोड ए का सॉल्यूशन मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं कोड बी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो प्रैक्टिस पेपर है जो हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है। प्रैक्टिस पेपर 2022-23 क्लास 10th सब्जेक्ट जो है साइंस है और कोड जो है बी है। कोड ए का सॉल्यूशन मैं पहले ही करवा चुका हूँ। टाइम जो मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए 3 घंटे और मैक्सिमम जो मार्क्स यानी कि आपका 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊँगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। सेक्शन ए भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद है सेक्शन बी रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है। यहाँ से एक एक नंबर वाले। उसके बाद है सेक्शन सी जीव विज्ञान के क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर वाले पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट में है 6 नंबर वाला। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। क्लास 10th पेपर साइंस और जो सबसे पहले है सेक्शन ए, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी तांबे की तार की लंबाई को यथावत रखते हुए इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया जाए तो उस तार की प्रतिरोधकता, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उतनी ही रहेगी। क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से आप बाकी के ऑप्शन चेक कर सकते हैं। उसके बाद है अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को श्यामपट्ट यानी कि बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो इसका आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः प्रयोजन का क्या अर्थ है? आंसर देखें, जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती है तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करें, तो इसको पुनः प्रयोजन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500 वॉट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 4 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है? यहाँ पर ई का मतलब है कुल व्यय ऊर्जा, और उसके बाद है पी का मतलब है शक्ति, और उसके बाद है टी का मतलब है कुल समय। तो ये फॉर्मूला है और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़े बांधों के निर्माण से सामाजिक व पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती हैं? आंसर देखें, बड़े बांधों के निर्माण से प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इससे स्थानीय लोग विस्थापित होते हैं। विस्थापित होने का मतलब ये है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको वो जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है। नंबर 2, इससे जैव विविधता, वनस्पति तथा वन आच्छादित क्षेत्र का विनाश होता है जिससे पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे विस्थापित लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ता है जिससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। आंसर देखें। तारों की अपेक्षा ग्रह हमारी पृथ्वी के बहुत निकट हैं। उन्हें विस्तृत स्रोत की तरह मान सकते हैं। यदि ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो उन सभी से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिस कारण ये टिमटिमाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। चित्र मैंने नहीं बनाया है, इसकी फंक्शनिंग के बारे में लिखा हुआ है। विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिद्धांत देखें। जब किसी कुंडली को चुंबकीय धारा में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है। नेक्स्ट है कार्यविधि, मोटर की कार्यविधि। शुरुआत में जब कुंडली ABCD को शक्तिशाली चुंबकों के मध्य में रखा जाता है तो कुंडली चुंबकों के जोड़ों के बीच समानांतर होती है। जब कार्बन ब्रशों B1 और B2 से होते हुए अर्धगोल छल्लों S1 और S2 द्वारा कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो कुंडली चुंबकीय जोड़ों के प्रभाव से घूम जाती है और कुंडली वामावर्ती घूमने लगती है। S1 और S2 कुंडली के अर्ध चक्कर के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करते हैं और इसी प्रकार कुंडली निरंतर घूमती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। और ये बड़े वाला क्वेश्चन है तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये A और B दोनों क्वेश्चन थे, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है फाइनल एग्जाम में। उसके बाद चॉइस दे रखी है नीचे और इन दोनों में से भी आपको एक करना है, A और B में से। A है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। और B क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी वस्तु को अवतल लेंस के अनंत पर रखा गया है तो रेखाचित्र बनाकर उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति स्पष्ट कीजिए। तो पहले मैंने जो है ऊपर 9th का B वाले का आंसर लिखा हुआ है। अवतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिधर वस्तु रखी है। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। उसके बाद बाकी का हिस्सा। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। प्रतिबिंब का आकार बिंब वस्तु के आकार का 1/3 है। और ये है आंसर A का। पहले B वाला था, अब A का आंसर है। उसके बाद 2 क्वेश्चन अगले जो अथवा में थे यानी कि चॉइस वाले, वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन थे। तो उसका एक आंसर है, ये आंसर है इसका 16 सेंटीमीटर। और दूसरा क्वेश्चन बी वाला, बी का आंसर है ये। अनंत दूरी पर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं और दर्पण से
परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस F पर मिलती है जहां प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब F पर बनेगा, यह वास्तविक एवं उल्टा होगा, यह वस्तु से आकार से बहुत छोटा होगा, यानी कि जो वस्तु का आकार है उससे काफी छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। यहां पर सेक्शन बी शुरू है, यहां से आंसर देखें। हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। आंसर देखें, जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होते, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दो तत्वों के नाम बताएं जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। तो आंसर है Mg और Ca। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम और Ca का मतलब होता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण के संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आंसर देखें, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के उत्पाद लवण और जल हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड NaCl लवण और कुछ अतिरिक्त जल के अणुओं का विलयन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति में क्या संबंध है, एक उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है तथा परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तत्वों के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, अतः जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समान समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके लिखिए। आंसर देखें, तेल या ग्रीस की तह जमा कर, यानी कि तह लगाकर। यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की तह जमा दें तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती, जिससे जंग नहीं लगता। मशीनों के पुर्जों पर ऐसा ही किया जाता है। दूसरा, एनेमल से लोहे की सतह पर रंग रोगन की तह जमा कर जंग लगने पर नियंत्रण पाया जाता है। उसके बाद ये ए था, अब ये बी है। 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में सब क्वेश्चन। रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं व अधातुओं में विभेद कीजिए। तो आंसर देखें, इस तरफ धातु है और इस तरफ अधातु। धातु में फर्स्ट है, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। नंबर 2, धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, अधातुएं जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करती हैं, अतः H2 को जल से विस्थापित यानी कि अलग नहीं करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर नेगेटिव आयन बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो ये पहला है ए, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। आंसर देखें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में
पैलेडियम तथा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग, असंतृप्त वसा यानी कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी यानी कि संतृप्त वसा बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बी, निम्न यौगिकों का नामांकन कीजिए। पहला है CH3CI मैथिल क्लोराइड, और उसके बाद है CH3COOH एसिटिक अम्ल। उसके बाद सी पार्ट यानी कि तीसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन का सब क्वेश्चन है, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। उसके बाद यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है? तो ऑप्शन ए आपका आंसर है, जिसमें CFC लिखा हुआ है। उसके बाद है समजात अंगों का उदाहरण है। आंसर देखें, डी ऑप्शन आपका आंसर है। उपरोक्त सभी यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी आंसर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग है? तो इसका आंसर है शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जीवाश्म क्या है? आंसर देखें, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषी सत्र क्या है? आंसर देखें, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या सत्रों को पोषी सत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? आंसर देखें, पादप के प्रोह तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत को दिशा की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रोह तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में क्या होता है? आंसर देखें, अंतर्ग्रथन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटा खाली स्थान होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? आंसर देखें, निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग से मिलता है तो इससे XX जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी यानी कि लड़की होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुण से मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा, इससे लड़के का जन्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण का नामांकन चित्र बनाएं। चित्र मैंने नहीं बनाया है, आप अपनी नोटबुक में आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है? आंसर देखें, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि अपना स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाएं। चित्र मैंने नहीं बनाया है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है बी, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? आंसर देखें, एक तरफ वायवीय है और एक तरफ अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होती। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल तथा एथेनॉल होते हैं।
इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। तो ये था आपका क्लास 10th के साइंस के पेपर का प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।